गुड इवनिंग एवरीबडी। बेटा लास्ट लेक्चर जो हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को लेकर हुआ था वो बात हम लोग की ये हुई थी कि अगर इफ क्लोज हमारा प्रेजेंट में होता है तो जो मेन क्लोज थे, सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा प्रेजेंट में होता है तो हम लोग मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज भी कर रहे थे, विल सेल का यूज भी कर रहे थे, कैन और मे का यूज भी कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी कर रहे थे, मस्ट का यूज भी कर रहे थे और हैज हैव टू प्लस वी वन का यूज भी कर रहे थे। वो कहाँ पर किसका यूज करना तो वो यूजेस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिए थे। ठीक है, तो आपका जो अगला टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अगर सर हम लोग इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब डैश डैश सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब कि अगर हम लोग इस वर्ब को पास्ट में लेकर जाएं। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ कंडीशनल का बेसिक वाला जो लेक्चर हुआ था आप लोगों का फर्स्ट वीडियो, उसमें बात ये हुई थी कि इफ के बाद हम लोग पास्ट को लिखते ही नहीं थे, वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर लिख रहे थे तो पास्ट टेंस नहीं था, एक्चुअल में वो कंडीशन प्रेजेंट की ही बन रही थी। लेकिन उसको मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ के बाद हम लोग पास्ट लिखते हैं, पास्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर लिखते हैं तो आगे जो मेन क्लोज है इसमें क्या लिखेंगे। लेकिन आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, उस बात को ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना। पॉइंट ये था कि कुछ बच्चे मेरे से ये बोल रहे थे कि सर आप ऐसा कीजिए, हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर की जो डेट आ चुकी है 10 सितंबर ISIL कि उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ, उसके प्रैक्टिस के लिए कुछ कीजिए। तो मैंने कहीं पर बात की है तो एक उसका सॉल्यूशन ये निकल कर आया है कि मैं अपना एक पूरा 200 मार्क्स का 200 नंबर का एक सेट बनाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम के पैटर्न पर जो होता है वैसे एक सेट बनेगा 200 नंबर का। 200 नंबर के सेट का मतलब जैसा कि होता है कि आपका 100 मार्क्स की उसमें इंग्लिश, 50 का GS और 50 की आपके रीजनिंग, ये 200 मार्क्स का एक सेट बनाएगा डेली। अब उस सेट में हुआ ऐसा करेगा कि सेट का PDF, मतलब ये सेट आप लोगों को मिलेगा और इस सेट का एक्सप्लेनेशन भी होगा, पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश का भी होगा, GS का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा। इंग्लिश का मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा 100 नंबर का सेट, और GS रीजनिंग के लिए एक मिनट सर है हमारे, वो एक्सप्लेन करेंगे। अब बात ये कि इसके लिए मैंने अपने एक ऐप बनाया है और उस ऐप का ID, मतलब ये 200 मार्क्स का जो सेट का सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा, ये वो उन्हीं बच्चे, वही बच्चे उस वीडियो को देख पाएंगे जिनके पास वो ID रहेगी। ID तभी बच्चों को मिलेगी। इसकी जो फीस मैंने फिक्स करी है वो फीस रहेगी 500 रुपीज पर मंथ। जब तक भी आपका एग्जाम होता है तो उसके हिसाब से 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको देने होंगे। आप 500 देंगे, आपको ID मिलेगी। ID मिलने से आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिला करेगा। 2 लेक्चर इसके डेमो के होंगे। डेमो का जो लेक्चर होगा वो एक लेक्चर 18 को होगा, एक लेक्चर 19 को होना है। ठीक है, और 20 से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बैच का फर्स्ट डेमो 18 को होगा इसी मंथ की, फिर एक 19 को डेमो होना है और 20 को 20 तारीख को इसका आप लोगों को फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो मिल जाएगा। लेकिन वीडियो की ID उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे फीस सबमिट करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि आप लोगों को जो मैं बात बता रहा हूँ वो सीधा इसलिए कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में या जो कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, या फिर जो कोचिंग का नंबर है 8193860606, ये कोचिंग वाला नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे अपने एडवाइस मैसेज जरूर कर देना कि मैसेज आपको किस रेफरेंस में करना है। पहले तो बात सुन लीजिए। पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जो मैं सोच रहा हूँ स्कीम की इस तरीके से सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मुझे लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। एक दूसरा ये कि ये जो सेट आप लोगों को मिलना है, 200 नंबर का जो सेट मिलना है, ये सेट आप लोगों को डेली चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सर एक दिन सेट दे दिया, उससे अगले दिन उसी सेट का एक्सप्लेनेशन, फिर एक सेट मतलब अल्टरनेट डेज पर कि एक दिन सेट एक दिन एक्सप्लेनेशन, एक दिन सेट एक दिन एक्सप्लेनेशन। इस टाइप से आप लोगों को मुझे अपने एडवाइस कमेंट बॉक्स में, कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर ये कोचिंग वाला नंबर है इस नंबर पर आप लोग मुझे अपने एडवाइस रिकमेंडेशंस सेंड जरूर कर देना। ठीक है, 200 नंबर का सेट होगा, 100 नंबर की इंग्लिश, 50 का GS, 50 का रीजनिंग। इंग्लिश को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो भी सेट में होगा, और GS और रीजनिंग के लिए सर हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा इससे अलग एक बात बेटे, 200 नंबर का जो सेट बनेगा इसकी वीडियो तो आपको डेली मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये वीडियो तभी मिलेगी जब आप ये वीडियो पेड रहेगी, ये फीस के साथ, मतलब फीस जो बच्चे देंगे ये वीडियो उन्हीं बच्चों को मिलेगा। लेकिन ये जो हम लोग अपनी डेली की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो वीडियोस अपलोड हो रही है, ऑनलाइन वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये तो मैं जब तक पढ़ाऊंगा, ये सेट तो मुझे बस बता थोड़ा बच्चों के
का प्रेशर ज़्यादा था सर, कुछ कर दीजिए हमारी प्रैक्टिस के लिए, उसलिए शुरू कर रहा हूँ। और इसीलिए मुझे थोड़ा ऐप पर थोड़ा सा था, इसलिए इसकी फीस रखी है मैंने। अदरवाइज ये जो आपकी वीडियोस चल रही हैं, ये वीडियोस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इनका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। लेकिन जो सेट की वीडियो रहेगी भैया उसकी 500 रुपीज़ पर मंथ फीस रहेगी, ठीक है। तो कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट बॉक्स में इस नंबर पर आप लोग मुझे अपना एडवाइस मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, ठीक है सर। चलिए अच्छा, अब आते हैं सर पॉइंट पर अपने कि इफ के बाद लिखा हुआ वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो अगले क्लोज में क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो पास्ट टेंस को समझ लीजिए कि पास्ट टेंस में क्या क्या हो सकता है। तो पास्ट टेंस के लिए सर एक तो हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि सर वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट को रेफर कर देता है। अच्छा, आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा होगा जब प्रेजेंट की बात आई थी, तो प्रेजेंट कुछ आइडेंटिटीज बनी थी, वैसी कुछ आइडेंटिटीज आपकी यहाँ भी बनेंगी। आइडेंटिटीज कैसे बनेंगी कि सर वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट को रेफर करता है, जिस तरीके से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में एक्शन को रेफर कर रहा था, सेम वैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में किसको रेफर करेगा सर, एक्शन को रेफर कर सकता है। सर हैड प्लस नाउन आ सकता है बेटा, हैज और हैव प्लस नाउन पजेशन था प्रेजेंट टेंस में, सेम वैसे ही हैड प्लस नाउन भी पास्ट टेंस का पजेशन होता है, अधिकार को रेफर करेगा। अच्छा, प्रेजेंट में हैज हैव टू प्लस बी बनाया था, सेम वैसे ही पास्ट में आपका हैड टू प्लस बी बनाता है, जो इंडिकेट करता है सर कंपल्सन को, बाध्यता को। अब आपको यहां पर एक बात समझनी थी, वो बात समझनी ये थी कि सर अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो जब हम लोग इफ के बाद प्रेजेंट लिख रहे थे, प्रेजेंट का मतलब बेटा ये था कि अगर आपको ध्यान है तो कि सर जब हम लोग इफ का यूज प्रेजेंट में लिख रहे थे तो इज, एम और आर रेफर कर रहा था आपके स्टेट को, प्रेजेंट टेंस की, ठीक। तो अगर पास्ट में हम लोग स्टेट को रेफर करते हैं तो बेटा इतना सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट में जो काम इज, एम, आर करता है वही काम पास्ट में कौन करता है सर, पास्ट में वही काम करता है वॉज या वर। क्या रेफर करेगा भैया ये इट विल रेफर योर स्टेट, ये आपकी अवस्था को बताता है। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सर जब हम लोग इफ के बाद पास्ट लिख रहे होते हैं, ये फर्स्ट वीडियो रिवाइज करवाना पड़ रहा है बेटा, कि इफ के बाद अगर हम लोग पास्ट लिखते हैं तो एक्चुअल में पास्ट नहीं बोलते हम लोग, इसको पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बेटा क्या कहा था इसको हमने फर्स्ट लेक्चर जब कंडीशनल का फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो इसको पास्ट इंडेफिनिट ना कहकर इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सबजंक्टिव मूड। क्या बोलते हैं भैया, पास्ट सबजंक्टिव मूड। और इतना आप लोगों को बताया गया था कि सबजंक्टिव मूड कहता है बेटा प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड भी होता है। मैंने बोला था कि सबजंक्टिव मूड का मैं अलग से वीडियो दूंगा, लेकिन पहले कंडीशनल खत्म करने के बाद, पहले मुझे कंडीशनल खत्म करना है, चाहे कितने लेक्चर में खत्म हो, इस सीरीज में चलेगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक मैं पिक करूंगा दैट विल डिपेंड अपॉन सबजंक्टिव मूड। अच्छा, तो बात ये थी कि पास्ट सबजंक्टिव मूड कहता है कि सर सब्जेक्ट लिख ही लेते हैं बेटा इसको भी, कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर or plural, it always takes plural form। पहली बात तो थी कि सर पास्ट सबजंक्टिव मूड कहते हैं कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, कि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इट ऑलवेज टेक्स किस टाइप की वर्ब लेता है बेटा, इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। इसके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब लिखते हैं। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं सर हैड सिंगुलर हो प्लूरल हो वर्ब का सेकंड फॉर्म ऐसे ही आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा सिंगुलर प्लूरल कुछ देखते ही नहीं है, सिंगुलर होगा तब भी सेकंड आता है, पास्ट प्लूरल होगा तब भी सेकंड फॉर्म ही आता है। ही प्लेड, दे प्लेड, देख लीजिए ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म वही है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म वही है। तो भैया वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ तो ये तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल होता ही है, सिंगुलर के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है, पास्ट सॉरी प्लूरल के साथ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन इतना हम सभी लोग जानते हैं अगर बेटा मैं ही के साथ बात करने लग जाऊं तो ही के साथ वॉज या वर, या दे की अगर बात करने लग जाऊं तो दे के साथ वॉज या वर। इतना हम सभी लोग जानते हैं सर ही सिंगुलर है ही के साथ वॉज आएगा, दे प्लूरल है दे के साथ वर आएगा। लेकिन
अगर आपने अप्लाई कर रखा है क्या, सबजंक्टिव मूड, तो सबजंक्टिव मूड कहेगा कि भैया सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल है तब भी वर्ब प्लूरल आएगा, सबजंक्टिव मूड है तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर है वर्ब तब भी आपका प्लूरल ही आएगा। तो बेटा अगर इफ के बाद पास्ट लिखा हुआ है तो ये पास्ट नहीं होता है, इट इज कॉल्ड पास्ट सबजंक्टिव मूड, और पास्ट सबजंक्टिव मूड अगर बनेगा भैया तो ये तो वर्ब प्लूरल लेगा, और वर्ब अगर प्लूरल लेगा भैया तो वॉज की कहानी खत्म। इसीलिए हम लोग इफ के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वॉज का यूज नहीं करते हैं। इफ के बाद जब भी लिखा जाता है दैट विल ऑलवेज बी वर्ब, वो हमेशा वर्ब ही होता है। एक बात तो ये तो ऑल बेटा आइडेंटिटीज आप लोगों की। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर अगर हम लोगों ने इफ के बाद पास्ट लिखा है, पास्ट क्या है बेटा वो सारी आइडेंटिटीज आपके सामने आ चुकी हैं कि इफ के बाद अगर पास्ट लिख दिया है तो फिर मेन क्लोज में, अगले क्लोज में हम लोग किसका यूज करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, इस वर्ब को हम लोग या तो लिखते हैं वुड प्लस V1 या लिखते हैं कुड प्लस V1 या लिखते हैं क्या भैया माइट प्लस, कि इफ के बाद अगर इनमें से कुछ भी एक बनकर आता है तो मेन क्लोज में वुड कुड माइट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। अच्छा पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज करती है, वो कंफ्यूज ये करता है कि सर एक बात बताओ, वुड भी ऑप्शन में दिया, कुड भी ऑप्शन में दिया, माइट भी ऑप्शन में दिया, अगर तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो फिर किसको कहां पर, विच विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। अगर तीनों दे रखे हैं तो फिर हम लोग चूज किसको करेंगे। तो बेटा चूज किसको करेंगे वही आपका आज का क्लास होगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या वुड का यूज होता है, कहां पर कुड का यूज होता है, कहां पर माइट का यूज होता है। तो इस बात को शुरू करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उनको ध्यान से देखना। देखो ये 5 सेंटेंसेस हैं, बेसिक है अभी आज का ये पास्ट का, मतलब इसका तो पास्ट होगा तो बेसिक के हैं 5 सेंटेंसेस, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वॉज हिम ही विल डू दैट। तो सबसे पहली बात तो ये कि सर अगर इफ का यूज हुआ है तो ये क्या बनेगा भैया, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और अगर पास्ट सब्जेक्टिव मूड बनेगा तो फिर से मैं अपनी बात को बार बार रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि इफ के बाद हम लोग वर लिख रहे हैं तो वो वर लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, जब तक लॉजिक नहीं पता होगा तब तक चीजों को रटने का कुछ फायदा नहीं है। तो अपनी बात को बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि भैया इफ का यूज अगर हुआ है तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड बना है,
और अगर ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड बनाया तो सब्जेक्टिव मूड में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वॉज की जगह पर तो हो गया वर्ब, पहली गलती। दूसरी बात ये कि अगर इफ के बाद पास्ट लिखा हुआ है तो मेन क्लोज में विल का यूज नहीं होता है, विल की जगह पर वी यूज व्हाट, वुड, यहां पर हो जाएगा आपका वुड, दूसरी गलती। अच्छा, अब जो इसमें बाकी के एरर्स हैं वो थोड़ा ध्यान सुनना। यदि मैं वह होता, यदि मैं वह होता या यदि मैं उसकी जगह पर होता, यदि मैं उसकी जगह पर होता, इस सेंटेंस में इमेजिनेशन, कल्पना जो कर रहा है वो कर कौन रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात को। यदि मैं उसकी जगह होता तो यहां पर इमेजिनेशन किसने करी, कल्पना किसने करी सर, कल्पना करने वाला हुआ ये आई, इसने कल्पना करी है। अब आई जो है सर ये सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए आई सब्जेक्टिव केस होता है। अब अगर सब्जेक्ट इमेजिनेशन करेगा, अगर सब्जेक्ट कल्पना करेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इमेजिनेशन करेगा कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट का इमेजिनेशन करेगा, सीधी सी बात है सर। अगर सब्जेक्ट इमेजिनेशन करेगा तो सब्जेक्ट की इमेजिनेशन करेगा, और अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट की इमेजिनेशन करेगा तो फिर बेटा यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ पर हिम की जगह पर भी आपको लिखना पड़ेगा ही। अब कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इस वर्ब तो वर्ब था, वर्ब के बाद सब्जेक्ट कैसे लिख दिया, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा। तो बेटा ध्यान सुनना, ये सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्टिव मूड है। यदि मैं उसकी जगह होता, इमेजिनेशन मैं कर रहा हूं और मैं सब्जेक्ट हूं सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का ही इमेजिनेशन करता है, इसलिए वर्ब के बाद भी आपको सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इफ का यूज करा है तो यहां पर तो आपको वर ही लिखना पड़ेगा, वॉज की तो कहानी है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, वॉज तो आप लोग यहां पर लिख ही नहीं पाओगे। तो वर के बाद भी आप लोगों को बेटा सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा, जिसको मैं 2 मार्क कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट 1 मानना है, इसको सब्जेक्ट 2 मानना कि इफ के बाद अगर वर लिखा हुआ है तो वर के पहले भी सब्जेक्टिव केस होता है, वर के बाद भी सब्जेक्टिव केस होता है, एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर, ध्यान सुनना और समझाना। यदि मैं उसकी जगह होता तो वह, ऐसे मान के चलना, यदि मैं उसकी जगह होता तो वह तुम्हारी सहायता करता, या यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। सेंस लगाओ, यदि मैं उसकी जगह होता तो वह तुम्हारी सहायता करता, या यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अब अगर इमेजिनेशन मैं कर रहा हूं, इमेजिनेशन कल्पना अगर मैं कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो काम करेगा आदमी ये भी तो मैं ही करूंगा ना, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूं कि मैं उसकी जगह पर होना चाहिए था। अब अगर मैं उसकी जगह पर होता तो इस काम को भी मैं ही करता, सीधी सी बात है। अब इस काम को भी मैं ही करता का मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर आपको ही नहीं लिखना है अगेन, इसका डूअर वही होगा जो इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने यहां पर वर्ब लिखा हुआ है जो कि हमेशा आएगा ही आएगा, तो जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, जो यहां पर इमेजिनेशन करेगा, वही व्यक्ति यही सब्जेक्ट इस काम को भी करेगा। तो सर यहां भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट नंबर 1। समझ में आई बात, मतलब इफ आई वर ही वुड डू दैट नहीं होगा सर, ये हो जाएगा आपका आई वुड डू दैट, ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। पहली बात तो है कि इसका वॉज नहीं आना है, वर आना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वर के पहले भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, वर के बाद भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, 2 बात। तीसरी बात ये कि मेन क्लोज का डूअर, मेन क्लोज का सब्जेक्ट, मेन क्लोज जो अगली क्लोज होती है बिना कंजंक्शन वाली, मेन क्लोज का सब्जेक्ट, मेन क्लोज का डूअर वही व्यक्ति होगा जो सब्जेक्ट वर का लिखा हुआ होगा, मतलब सब्जेक्ट 1 ही मेन क्लोज का भी सब्जेक्ट बनता है, ठीक सर। अब आते हैं इस पर, इफ ही वॉज देम दे कैन हेल्प यू। तो पहली गलती तो ये हुई सर, इफ के बाद वॉज तो आनी ही नहीं है, वॉज की जगह पर तो जाएगा वर आप लोगों का, पहली गलती। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच करना, इफ की जगह पर इफ है, सब्जेक्ट 1 की जगह पर सब्जेक्ट हुआ, वर की जगह पर वर हुआ, तो बेटा यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, इमेजिनेशन ये करेगा तो सब्जेक्ट बनने की इमेजिनेशन करेगा, तो अगर सब्जेक्टिव केस आएगा तो देम की जगह पर क्या हो जाएगा, दे। दूसरी गलती। अच्छा बात है अगली बात पर, यहां पर क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट 1, आपने लिखा कौन सा है, सब्जेक्ट 2, तो सर यहां पर सब्जेक्ट 1 लिखिए, दे को हटाइए, दे की जगह पर लिखिए ही। मेन क्लोज का सब्जेक्ट कौन होता है, दोबारा बोलो, मेन क्लोज का सब्जेक्ट वही होगा जो वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आएगा, सब्जेक्ट 1 ही वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट 1 ही मेन क्लोज में आए हुए वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। अच्छा अब आते हैं इस पर, इफ ही हैड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ही मे इम्पार्ट इट अमंग स्टूडेंट्स। अब इफ का यूज हुआ है सर, यहां पर दिया गया आपको हैड, यहां पर दिया गया आपको मे। अब गलती तो जरूर है सर, इधर पास्ट कर रहे हो उधर प्रेजेंट कर रहे हो, तो या तो इस पास्ट को सही मान करो, इस प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करो, मे का माइट करो।
या फिर उस मे को सही मान कर हेड को हटाओ, हेड की जगह पर हैज लगाओ। समझ रहे हैं बात को मेरी? तो अब दिक्कत ये सर करे तो करे क्या? तो बेटा मेरी बात को ध्यान समझना, इफ ही हैड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अगर मैं यहाँ पर हेड की जगह पर हैज करता हूँ, ध्यान समझना दोनों बातों को। अगर यहाँ पर हेड की जगह पर हैज के सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन पहले समझना ये है कि क्या इसमें लिखे हुए में कोई गलती थी। अब आपको काम आएगा कंडीशनल वर्ब, द बेसिक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो बात हुई थी कि यदि उसे इंग्लिश की नॉलेज होती, अगर आपने इफ के बाद पास्ट लिखा है तो बेटा ये इम्प्रोबेबल हो गया। इम्प्रोबेबल मतलब इस काम के होने की संभावना खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेजेंट अगर आपने लिखा है तो ऐसा हो भी सकता था। तो एक बात सुनो, कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, आपने कहा कि अगर यार इस व्यक्ति को थोड़ी बहुत नॉलेज होती ना तो ये दूसरों को जरूर बताता, तो ये बात पूरी तरीके से काल्पनिक हो सकती है या नहीं हो सकती है? किसी व्यक्ति के पास इंग्लिश की नॉलेज होना कंप्लीटली इमेजिनेशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई वो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना है, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी, और हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं कि इसके पास यार इंग्लिश की नॉलेज अगर होती तो ये ऐसा करते था। मतलब यहाँ पर कंप्लीट इमेजिनेशन पॉसिबल है, और अगर कंप्लीट इमेजिनेशन पॉसिबल है बेटा तो अब आप यहाँ पर हेड को दिक्कत नहीं देंगे, हेड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप मेगा कीजिए माइंड। ठीक सर, दोबारा सुनना मेरी बात को। अगर आपको लग रहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, उसे इंग्लिश की नॉलेज होती, अगर आप ऐसा करोगे सर उसे इंग्लिश की नॉलेज है या उसके इंग्लिश के नॉलेज के होने की संभावना है, तो सर आप यहाँ पर हेड मत लगाइए, हेड की जगह पर हैज लगाइए। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख देते हो कि इफ विलियम शेक्सपियर हैड द नॉलेज ऑफ राइटिंग ही वुड बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो दिक्कत थी, विलियम शेक्सपियर को तो नॉलेज थी ना, उसको आप पास्ट में लेकर नहीं जा सकते बिल्कुल भी, वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाम ओपन नहीं किया, किसी ही की बात चल रही है, इम्पर्सनल हो गया तो सर किसी का कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो कोई इलिटरेट पर्सन भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, इफ द कैप्टन हैड टू फाइट, अब जरा इसको सोचो, अगर कैप्टन को लड़ना पड़ता, पॉसिबल है या नहीं? हो सकता है वो लड़ाई ना हो, अगर उसको लड़ना पड़ता तो वो लड़ाई के लिए एक डेजर्टेड रेतीला इलाका चुनता, वो रेतीले इलाके में लड़ाई करना पसंद करता, अगर उसको लड़ना पड़ता तो। इमेजिनेशन पॉसिबल है, कंप्लीट इमेजिनेशन हो सकती है कि उसको शायद लड़ना ही ना पड़ा हो, तो कंप्लीट इमेजिनेशन है बेटा। तो अगेन आपका हेड सही हो गया, और यहाँ पर विल की जगह पर विल का पास तो वुड बन जाएगा। देखो वुड में, माइट में और कुड में क्या अंतर है वो अभी आगे की बात है, पहले वुड, माइट और कुड को लगा लो आराम से। इफ द पीएम वाज देयर ही कैन सेव यू, इफ का यूज हुआ है तो सर वॉज की तो कहानी खत्म हो गई, वॉज हटाइए वर लगाइए, पहली गलती। दूसरी, अगर इधर वर आया है सर तो कैन खत्म, कैन की जगह पर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। बेटा आज के लिए तो इतनी काफी जो आपके सामने हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में वुड, कुड, माइट के बीच में डिफरेंस सीखेंगे। आज आप लोगों को शाम तक एक शीट में मिल जाएगी जिसमें प्रेजेंट और पास्ट को लेकर कंडीशनल के सेंटेंसेस मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक, दूसरी बात ये, जो अभी मैंने आप लोगों से बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, आप मुझे मैसेज टेक्स्ट जरूर कर देना उस कोर्स के लिए जो भी आप लोगों को लगे कि सर इसमें ये मतलब इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, इसमें सुधार हो सकते हैं, उनको लेकर के। और बाकी जो आप लोगों का रेस्पॉन्स हो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा, सबसे जरूरी चीज़ तो यही है। फिर तो आप लोगों की मुझे एडवाइस इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो जो कोर्स है जो मैं लेकर आने की सोच रहा हूँ, वो कोर्स आप लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है रहेगा तो भी मुझे जरूर बताना, आपको लग रहा है नहीं सर अभी नहीं रहेगा, बाद की बात है, बाद में देख लेंगे, तो प्लीज़ जो भी आप लोगों की एडवाइस हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो उसमें कमेंट कर देना। ये जो कोचिंग वाला नंबर है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था 8193860606, आप उस नंबर पर अपना एडवाइस मुझे जरूर टेक्स्ट कर देना। रही बात इस वीडियो की, तो बेटा इस टाइप की जो भी वीडियोस आएंगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, इनकी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जानी है। फीस जो रहेगी सिर्फ उसी प्रैक्टिस सेशन के लिए रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं छोड़ एक बात फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज आपको जरूर बतानी है, एक तो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये रहेगा कि सर सेट आपको ऑल्टरनेट डेज पर चाहिए या सेट डेली ही चाहिए। डेली अगर चाहिए होगा तो सेट आपको मॉर्निंग में मिला करेगा, शाम तक उसका एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं।